नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं 2 दिन से बाजार में जो रिकवरी है, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्या रहेगी या नहीं रहेगी। साथियों, सबसे पहले तो ये आप ये ध्यान रखो कि जब तक निफ्टी 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, जब तक रिकवरी नहीं है, इसको बाउंस बैक माना जा सकता है। और जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तुम्हारा 49,800 अगर सस्टेन बनाए हुए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को रिकवरी दे रखी है। अगर निफ्टी के अंदर कॉम्पोनेंट की बात करें तो 30% जो है बैंक निफ्टी है ना। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो उसके साथ में निफ्टी को गिरना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये जोन है ना 21,800 से 22,800, ये 22,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको तो क्रॉस करके निफ्टी बंद हुआ। लेकिन आज जो है ना कत्ल की रात है। कत्ल की रात क्यों है साथियों? कि आज जो है ना फेड के फैसले आने, अमेरिका में जो फेड है ना वो आज रेट कट को लेकर, मतलब वहाँ की रेपो रेट में क्या बदलाव होने वाला है उसको लेकर निर्णय लेने जा रहा है। तो आज की जो रात है कत्ल की रात है। और ये जो 2 दिन की रिकवरी है ना, ऑल ओवर अगर तुम्हारा FNO और कैश मार्केट और तुम्हारा इंडिविजुअल इंडेक्स को मिलाकर देखा जाए तो इन 3 दिनों में FII ने लगभग 8,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। अगर कल के आंकड़े की बात करें तो जो आंकड़े आए थे 9,700 करोड़ की बिकवाली की थी, उसके अगेंस्ट में जो है 14,000 मतलब 13,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। मतलब नेट में 2,600 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। किसने खरीदारी की थी? ये FII ने की थी। आज की अगर बात करें तो आज जो 1,000 करोड़ की बिकवाली हुई है उसके अगेंस्ट में 2,200 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। ये भी खरीदारी FII DI ने की है। तो जो बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना वो माल उठा रहे हैं। अब क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से भरोसा उठता जा रहा है लोगों का। अमेरिका कब किस पे क्या डिसीजन ले देगा कोई तय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जो कंपनियां हैं उसका अमेरिका की जो टैरिफ वार है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना नहीं करता, लिमिटेड करता। और भारत ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उससे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी की बात होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बहुत जोरों पर है ये चर्चाएं कि नरेंद्र मोदी जी खुद अपने स्तर से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। और डोनाल्ड ट्रंप को जो बात सहमी है, जो पीयूष गोयल जी भी बात करके आए थे, या जो अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आया हुआ है, वो भी इस विषय पर कहीं ना कहीं बहुत चिंतित है कि 2 अप्रैल से जो सिमिलर टैरिफ लागू होने वाला है भारत के ऊपर, क्या उसे टाला जा सकता है? क्या उसे नेक्स्ट कुछ 1-2 महीने के लिए टाला जा सकता है? या भारत का जो कहना है कि जो फिजिकल डेफिसिट है हम वो ख़त्म कर देंगे। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि जो हम व्यापार में एक दूसरे के घाटा करते हैं वो ख़त्म कर देंगे, दूसरे से जो व्यापार करते हैं वो हम तुमसे करने लगेंगे। ऐसी जो चर्चाएँ हैं वो जोरों पे है। मतलब जैसे हम अमेरिका से कोई व्यापार करते हैं $100 बिलियन का, और अमेरिका को एक एक्सपोर्ट करते हैं $100 बिलियन का, उनसे इंपोर्ट करते हैं हम $70 बिलियन का, मतलब $30 बिलियन जो है वो फिजिकल डेफिसिट में है। तो भारत का ऐसा कहना है कि यार हम $30 बिलियन का माल और तुमसे खरीद लेंगे, तो जितने का हम तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उतने का इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा आपका कोई लफड़ा नहीं रहेगा। एक्चुअल में पूरा फंडा ये है। दूसरा, अभी कौन से ऐसे स्टॉक हैं साथियों जिन स्टॉकों से आपको बाहर रहना चाहिए, मतलब डरे रहना चाहिए? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT से जो जितने भी स्टॉक हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, ये जितने स्टॉक हैं इनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि इनका जो मेजर कॉम्पोनेंट है ना साथियों, जो मेजर बिजनेस है ना वो US या यूरोप जैसे देशों से आता है, और वहाँ की जो बाज़ार की स्थिति है ना वो अब थोड़ी सी डामाडोल चल रही है। भारत के जो बाज़ार है ना, भारत के एक जेन्युइन बाज़ार है, क्योंकि भारत के बाज़ारों में हर महीने लगभग 27,000 करोड़ रुपया जो है FII निकालें चाहे नहीं निकालें, वो SIP के माध्यम से हर महीने आता है। तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहा है, DII पैसा डाल रहे हैं और ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और एक अभी तुम्हारा एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में जो तुम्हारे मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर हैं रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट 5 सालों में निफ्टी को यहाँ से लगभग ये मान के चलो कि 45,000 पे देखता हूँ। मतलब अभी चल रहा 22,000, मतलब डबल। ये बोल रहे हो 500-700 करोड़ रुपये के आसपास में बनाएगी मार्केट। लेकिन वो सब चीज़ें सेकेंडरी है, यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं बोल सकते। किन किन सेक्टरों को आप देख सकते हो जिन सेक्टरों में अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है? बैंक है, NBFC है, हेल्थ केयर है। ऐसे सेक्टर जो है ना वे हमेशा के लिए चलने वाले सेक्टर हैं। और जैसे अभी रेपो रेट में बदलाव हो रहा है या लोगों की जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें भी टाइम टू टाइम फैक्टर वाइज फैक्टर डिस्कस करेंगी। एक समीर अरोड़ा जी का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो FII के जितने भी टैरिफ वार है ना वो FII भी खुद घबरा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली FII होते हैं निवेशक, और निवेशक अपना पैसा लगाने से घबरा रहे हैं अमेरिका के बाज़ारों में। अमेरिका के बाज़ारों में पैसा लगाने से घबरा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो पैसा कहाँ आएगा? भारतीय बाज़ारों में आएगा। क्योंकि जब अमेरिका में मंदी दिखेगी, उनकी जो GDP ग्रोथ है 2% के आसपास है, भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 7% 6% के आसपास है, तो बहुत बेहतर है। बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो थोड़ा सा
वो ट्रैक करने वाला होगा। अभी इसको आप बाउंस बैक भी मान सकते हो जब तक 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाए। 21,800 से जो 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर तो बना हुआ है, लेकिन कल है वीकली एक्सपायरी। कल आपका गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है, क्योंकि आज आ रही है फेड की मीटिंग। फेड के आज आंकड़े आएंगे अमेरिका में, क्या फेड डिसीजन लेता है रेट कट को लेकर, रेपो रेट में बदलाव करता है या नहीं करता है। जैसे आज जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक थे वे तुम्हारे खूब धड़ाधड़ चले। क्यों चले मेटल से रिलेटेड स्टॉक? क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है तो डॉलर इंडेक्स के कमज़ोर होने से ऑल ओवर मेटल से रिलेटेड कंपनियों पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। दूसरी तुम्हारा जो तेल से रिलेटेड कंपनियाँ थी, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, या तुम्हारा जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू कंपनी है वो धड़ाधड़ चली हैं, वो रॉकेट हुई हैं। दूसरा पेंट से रिलेटेड कंपनियाँ हैं जो पेंट का काम कर दिया, या जो इंडिगो एयरलाइंस है ना, इंडिगो एविएशन के नाम से आती है, उन कंपनियों का कहीं ना कहीं जोर दिखा है। आज अगर बात करें जो डॉलर इंडेक्स है साथियों 110 हुआ करता था, जो 110 से गिर के 103 पे आ गया है, जो कि बेहद अच्छी खबर है। और उसके अगेंस्ट में जो हमारा रुपया 88 रुपये के आसपास चला गया था, अभी 86 रुपये 35 पैसे पर चल रहा है। तो रुपये का मजबूत होना, भाई 1.5 रुपये आपका रुपया मजबूत हो गया, 1.5 पौने 2 रुपया रुपये का मजबूत हो रहा। डॉलर इंडेक्स जो एक तरह से ऊपर जा रहा था उसका नीचे आना, एक दूसरे से कंप्लेंट करते जाना। 1 महीने के भी उच्चतम स्तर पर बाजार बना हुआ है। अभी भारतीय जो शेयर बाजार है वो 1 महीने का हाईएस्ट लेवल पर बना हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार जो है ना 21,800 से 22,900 मतलब 1100 पॉइंट की रैली कर चुका है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड, अगर निफ्टी का डाउन ट्रेंड का चार्ट देखोगे ना आप, तो जो टेक्निकल वाले हैं वो समझ जाएगा। अगर निफ्टी का डाउन ट्रेंड का चार्ट देखोगे लंबे समय का, तो अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। जब तक 23,600 के लेवल को साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर देता, जब तक निफ्टी को आप ब्रेकआउट नहीं मानो। ठीक है। क्योंकि निफ्टी को जो अब की बार अगर निफ्टी गिरता है तो उसे गिरने में जो सबसे बड़ा मेन कॉम्पोनेंट प्ले करेगा ना साथियों, वो करेगा तुम्हारा बैंक निफ्टी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। और जो बड़े पुराने जानकार हैं, जो शेयर मार्केट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें ये चीज़ मालूम है कि कभी भी कोई स्टॉक हो चाहे कोई हो, अगर वो गैप अप ओपन होता है तो वो गैप डाउन, मतलब वो अपना जो गैप है ना, अगर आज 100 की जगह 110 में खुल गया तो वो उसे फिल करने के लिए आता है। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल बात है। तो आप जो जनरली बात समझते ही होंगे जो पुराने अनुभव हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी ऐसी मार्केट में अभी आपको हेजिंग करके चलना चाहिए। अगर आपके पास में अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर हैं जिनमें प्रॉफिट आ रहा है तो धीरे से निकाल लें। अभी जब अगर 23,600 को ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है ना, तो समझ लेंगे कि निफ्टी में अब जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम ट्रेंड की बात करें तो राउंड ट्रेंड है, घबराएं है नहीं, पैनिक करने की सिचुएशन अभी है नहीं, चिंता नहीं करें। क्योंकि एफआईआई कहीं ना कहीं माल खरीद रही है। एफआईआई माल क्यों खरीद रही है? क्योंकि एफआईआई को दिख रहा है। अब देखो, अभी एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। हमास के लिए कलेश खड़ा कर दिया है इजराइल ने इतने, चलो वो अलग से वीडियो बना दूंगा। एक जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो समाप्त होते दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रूस के जो पुतिन साहब है उनसे बात की है लगभग 40 मिनट। तो हो सकता है पुतिन साहब कुछ शर्तों के साथ युद्ध पर तैयार हो गए कि यार ये अपने हथियार नहीं रखेगा, आपके नाटो में शामिल नहीं होगा। तो इससे क्या है कि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो नीचे आ रहा है। कच्चा तेल के नीचे आने से क्या है ना कि क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा। तो क्रूड ऑयल किसका रॉ मटेरियल है भाई? अल्टीमेटली कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो अगर सस्ता आएगा तो आपके जो ओपीएम ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से साथियों क्या होगा कि आपका ऑल ओवर जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, जिसको आप बॉटम लाइन बोलते हैं, बॉटम लाइन बढ़ जाएगी। अगर सपोज करो किसी कंपनी का नेट जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन उतना ही और बॉटम लाइन बढ़ गया, तो उसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है साथियों? अगर आप शेयर मार्केट पढ़ते हो या आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हो तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी कंपनी का टॉप लाइन उतना ही और बॉटम लाइन बढ़ गया तो दो चीज़ हो सकती हैं। या तो उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो घट गई होगी, है ना, या उसके टैक्सेस घटे गए होंगे, या वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहा होगा वो उसने कम कर दी होगी, अपना इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। अलग अलग फैक्टर होते हैं हर चीज़ के। अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन नहीं बढ़ रही, तो उसके पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं? उसके पीछे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई हो, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया हो। ऐसा हो सकता है सरकार ने उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया हो, उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, उसके मार्जिन दब गए हों, मतलब जो मार्जिन उसके 20% के आसपास आ रहे थे वो मार्जिन घटकर 15-18% आ गए हैं। ये भी फैक्टर हो सकता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह से हाँका जाएगा, नहीं। एनबीएफसी को हम एनआईएम से देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। अगर हम किसी
हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो PRO से देखते हैं एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड्स है। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखते हैं तो डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है सबका। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ समझ गए मैं। धन्यवाद, थैंक यू।